2025 के बजट का गोल पोस्ट क्या था मोदी के हिसाब से? कंजम्पशन बढ़ाना, लोगों को खर्चा करने की आदत डालना। वंस यू क्रॉस 12 lakhs, अगर आपकी इनकम सपोज 12,05,000 रुपए है, तो अब आपको पूरी इनकम पे टैक्स भरना है। पूरा 12? सिर्फ 5,000 रुपए नहीं भरना है। ओके ओके। दिस इज द बिगेस्ट ट्विस्ट। हाँ। मतलब अर्निंग 12 lakhs इज गुड, अर्निंग 12,05,000 इज अ क्राइम। तो बोले ये कोऑपरेटिव बैंक डूब जाती है। तो 80 इयर्स की बुजुर्ग लेडी का जवाब था, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक पहले 5 साल में नहीं डूबती। आपका सैलरी 10 लाख है, अब आप केबीसी के हॉट सीट पे बैठ गए, आपने वहाँ पे 5 लाख का अमाउंट जीत लिया केबीसी में, लेवल 12-13 पे आप आ गए और आपने 5 लाख रुपए हाथ जीत गए। ये 10 लाख पे आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन इस 5 लाख पे टैक्स भरना है पूरा 31.20%। 12 लाख की इनकम पे टैक्स माफ है। अब टेंशन है कि 12 लाख कमाना कैसे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर। दोस्तों, आज एक्चुअल में हम जो 2025 का एक रिवॉल्यूशनरी बजट मोदी 3.0 गवर्नमेंट ने रखा है, उसकी बहुत सारी बारीकियां जानेंगे। और साथ साथ में एक्चुअल में बजट जानना या बताना ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर हम इस बजट को कॉमन मैन कैसे खुद के तरक्की के लिए, बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करे, कैसे इसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ के उसका सही उपयोग करके हमारा 2025 ये धन के दृष्टि से बहुत लाभदायक बना सकते हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। 2025 के बजट का गोल पोस्ट क्या था मोदी के हिसाब से? कंजम्पशन बढ़ाना, लोगों को खर्चा करने की आदत डालना। अच्छा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने थोड़ी देर पहले रखा था सर, विमेन का रोल। तो थोड़ा सा सर आप आपकी तरफ से पहले इसको मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे भारत हमेशा फेमस होता है नारी सम्मान के लिए। शनिवार को एक नारी शक्ति निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने खुशियों की सौगात दी। उसी तरह संडे के दिन अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया। अपने लिए दोहरी जीत की खुशी हो गई है। तो महिला शक्ति को सर हेड्स ऑफ करते हैं हम। और उन दोनों ने पूरे देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा किया है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है सर बिगिनिंग में ही आपके स्टेटमेंट से कि मतलब आप इस बजट से पर्सनली बहुत खुश है। बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम जब रिटर्न भरते हैं, आप देखोगे सुपर रिच जो 5 करोड़ के ऊपर जो लोग होते हैं, वो लोग अपने देश में हार्डली 15-18,000 है। वहाँ टैक्स रेट तो आपको अंदाजा ही नहीं कितना होगा। इफ योर इनकम इज मोर देन 5 करोड़, फाइनल टैक्स रेट इज 42.74%। लोग सिर्फ 30% की चर्चा करते हैं। 5 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 37% है पंकज, उसके बाद 4% सेस भी लगता है। इफेक्टिव रेट हो जाता है 42.74। मतलब आप 5 करोड़ अगर इनकम कमाते हो तो मोटा मोटी 1 करोड़ 93 लाख टैक्स भरना होता है। तो सर एक्चुअल में मेरी पर्सनल एक क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे मीडिया में चर्चा चल रही है, बहुत सारे एनालिसिस चल रहे हैं। एग्जैक्टली पिछले कई बजट्स, मतलब 2014 से जो मोदी का बजट आया, उसमें और इस बजट में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? आज तक हर बजट में किसी को कुछ दिया जाता था और किसी से कुछ लिया जाता था। जैसे कभी कोई रिलीफ दी तो छोटी मोटी रिलीफ दी जाती थी। ये इनकम टैक्स एग्जम्पशन 2.50 लाख है, इसको बढ़ा के 2.60 लाख करेंगे। रिबेट अगर 10,000 है तो रिबेट को 12,500 किया जाएगा। या ये होता था कि आप नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट दो, गवर्नमेंट उसको स्टाइपेंड देंगी या स्कॉलरशिप देंगी। ये पहली बार है कि एक साथ 5 लाख का मतलब बेनिफिट दिया है इनकम में। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर अपना फाइनेंस स्पीच को थोड़ा छोटा करना चाहती थी, 2-3 लाइन से अगले 4 साल के लिए। जैसे हमेशा बोलती थी, नाउ आई कम अपॉन द पर्सनल टैक्स प्रपोजल, पर्सनल इनकम टैक्स प्रपोजल, वो लाइन अब हट जाएगी, क्योंकि अगले 5 साल कोई ये बात ही नहीं करेगा कि हमको क्या मिलने वाला है। राइट। इस बजट को ये सबसे यूनिक चीज थी, किसी से भी कुछ लिया नहीं है, क्योंकि कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया। लास्ट ईयर आप देखेंगे कैपिटल गेन टैक्स 10 से 12.5% दिया। उसके 2 साल पहले जाएंगे तो शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई टैक्स ही नहीं था। सर थोड़ा सा कॉमन पब्लिक के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, पहले तो हम इस मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिटल गेन टैक्स और उसमें क्या चेंजेस आए, पहले इसी को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, इस साल कैपिटल गेन टैक्स में कोई टैक्स नहीं। क्या है? कैपिटल गेन मतलब क्या होता है? आप तो कैपिटल एसेट आपके पास होती है, जैसे आपका घर है, प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बार्स है, या आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल एसेट, जो आप रेगुलर चीज में ओन करते हो। फॉर एग्जांपल गोल्ड
आपके लिए एसेट है, ज्वेलरी के लिए स्टॉकिंग ट्रेड है। राइट। कंप्यूटर, लैपटॉप एक सीए ऑफिस हो गया, एडवोकेट का ऑफिस हो गया, आर्किटेक्ट का ऑफिस है, उनके लिए एसेट है। कंप्यूटर शॉप वाले के लिए स्टॉकिंग ट्रेड हो गया। ये बेसिक चीज है, वो मेरी एसेट होनी चाहिए। तो जब उसको हम बेचते हैं, उसका सेल और परचेज का जो डिफरेंस है उस पर सिर्फ 12.5% टैक्स लगता है अगर हम उसको 2 इयर्स के बाद बेचते हैं। अच्छा। उसको रेगुलर इनकम में नहीं पकड़ा जाता है। यही ट्विस्ट है इस बजट में। अच्छा। कि जो 12 लाख तक की इनकम एग्जाम बोला गया है, दैट इज अदर देन स्पेशल रेट इनकम। ओके ओके Yes. ओके ओके। हाँ, अब मतलब इसका टोटल इनकम उसमें काउंट नहीं अब होता आपको है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका सैलरी 10 लाख है। हाँ। अब आप केबीसी के हॉट सीट पे बैठ गए। हाँ। आपने वहाँ पे 5 लाख का अमाउंट जीत लिया केबीसी हाँ, में। हाँ। लेवल 12-13 पे आप आ गए Right. और आपने 5 लाख रुपए वहाँ जीत गए। ये 10 लाख पे आपको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन इस 5 लाख पे टैक्स भरना है पूरा 31.20%, क्योंकि ये स्पेशल रेट टैक्स इनकम है। राइट। तो 12 लाख की इनकम जो स्पेशल रेट कैटेगरी में नहीं आती है, जैसे कोई एसेट आप 2 साल बाद बेचते हो, हाँ। कोई एसेट आप विदिन 2 इयर्स बेचते हो, हाँ। आप लॉटरी जीत गए, ऑनलाइन गेमिंग जीत गए, इन सब पे स्पेशल रेट टैक्स है। स्पेशल रेट आपको उसी रेट से टैक्स भरना है। अच्छा। चाहे आप 12 लाख से नीचे हो, चाहे आप 12 लाख से तो वो ऊपर हो। अब भी वैसा ही है? अभी भी वैसा ही है। Okay. 12 लाख तक इन टैक्सेबल इनकम को छोड़ के एग्जम्पशन है। सर ये एक स्लैब्स होते हैं। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा कॉमन पब्लिक के लिए जाना चाहता हूँ जो फाइनेंशियल भाषा नहीं समझती। कोई भी अगर हमारा पॉडकास्ट देखे तो आज से वो उसे समझ में आने लगे। बिल्कुल सही बात। एक था सर 0 to 4 लाख का एक टैक्स स्लैब है जहाँ पे एग्जैक्ट परफेक्टली 0 है। बिल्कुल सही। फिर कहते हैं 4 लाख से लेके 8 लाख तक का 5% है, फिर 8 लाख से आगे ऐसा जो, फिर ये है क्या सर एग्जैक्टली? 4 to 8 में अगर 5% है और फिर हम कहते हैं कि 0 to 12 में 0 है। देखिए, गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स को माफ किया है, एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई। हमारे देश में एग्जम्पशन लिमिट 4 ही लाख है। अब एग्जम्पशन लिमिट से आपको अब एग्जम्पशन लिमिट कैसा, अगर आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है तो आपने अगर आईटीआर फाइल नहीं भी किया तो कोई पेनाल्टी नहीं होगी, कोई प्रोसीडिंग नहीं होता है। लेकिन इनकम आपकी 4 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरकर एग्जम्पशन क्लेम करना होता है। तो रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इफ योर इनकम इज ओवर एंड अबव 4 लाख। आप जो पूछ रहे हैं सेम सवाल मेरे बेटे ने भी पूछा था। हाँ। मेरे 2 क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने भी खास मुझे पूछा हाँ। कि जब इनकम ही 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है तो टैक्स क्यों बनाया गया 4 से 8 लाख 8 से? ये है क्या? हाँ, पहले तो ये बहुत कंफ्यूजिंग था पंकज। हाँ। अब बहुत इजी हो गया है। इनकम को आप 4 के टेबल में जाइए, 0 to 4, 4 to 8, और इस साइड आप 5 के टेबल में जाइए, आपको टैक्स रेट मिल जाएगी। राइट। तो ये इनकम का स्लैब इसलिए दिया गया है, सपोज आपकी इनकम 12.5 लाख है तो टैक्स 12 के ऊपर नहीं लगेगा। वंस यू क्रॉस 12 lakhs, अगर आपकी इनकम सपोज 12 लाख 5 हजार रुपए है तो अब आपको पूरी इनकम पे टैक्स भरना है। पूरा 12, सिर्फ 5,000 रुपए नहीं भरना है। ओके ओके। दिस इज द बिगेस्ट ट्विस्ट। हाँ। मतलब अर्निंग 12 lakhs इज गुड, अर्निंग 12 lakh 5,000 इज अ क्राइम। ओके, दैट्स अ बिग ट्विस्ट। यस। मैं एक्चुअल में आज तक खुद ऐसा समझता था कि 12 लाख तक पूरा एग्जाम्प्ट है। अब मैं अगर 16 लाख कमाता हूँ तो मुझे 0 to 4 के इसमें मतलब वो टैक्सेशन नहीं, आपको वापस से 0 से टैक्स होकर 4 लाख के ऊपर का जो स्लैब है वहां से टैक्स भरना पड़ेगा। सर एक कंफ्यूजन और चलता है, मैं समझना चाहता हूँ कि एक ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम और न्यू टैक्सेशन सिस्टम, ये क्या लोचा है एग्जैक्टली? एक्चुअली ओल्ड में है ना बहुत सारे एक्सेम्पशंस थे, मतलब लाइक रिबेट्स जो बोलते हैं हम ईटीसी वाले। उसमें ऐसा है, आप एलआईसी में इन्वेस्ट करो आपको टैक्स में छूट मिलेगा, आप मेडिक्लेम में इन्वेस्ट करो आपको टैक्स में छूट मिलेगा। आप अपने पापा मम्मी का मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ करेंगे, अगर पापा मम्मी सीनियर सिटीजन है उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पे 50,000 75,000 खर्चा करते हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके घर में कोई आपका डिपेंडेंट लाइक हैंडीकैप है तो एक सेक्शन होता है उसके अंतर्गत आपको 1.25 लाख पर एनम का बेनिफिट मिलता है। हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो माइनस होता है। आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके पास में एटीजी का डोनेशन है, लाइक आपने चीफ मिनिस्टर फंड को दिया, प्राइम पीएम केयर फंड को डोनेट किया तो वो माइनस होते हैं। बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए, वो मिला लेंगे तो भी आपको 9 लाख तक इनकम माफ हो जाती है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। गवर्नमेंट चाहती नहीं कोई रियायत ले, उनका बोलना है सीधा सीधा टैक्स भरे, टैक्स को सरल बनाना है। टैक्स को सरल बनाना है कि एक आदमी कैलकुलेटर अपना टैक्स निकाल सके। अच्छा। सारे एग्जाम्पशन वैसे भी जब मैडम स्पीकर को सुना होगा आपने मैडम को, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर बोला है दे आर ब्रिंगिंग डीटीसी, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। ओके। वो एक्ट इस एक्ट से आधा रहेगा। ओके। कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है उसमें।
ओके। उनका बोलना है कि हम नोटिसेस ही कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। राइट। अगर ये हम खर्चा बचा लेते हैं, अभी आपको ये देख के ताज्जुब होगा, आपको लग रहा है कि 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्स माफ होगा तो सरकार का बहुत लॉस हो रहा है। उन्होंने 3 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया है कि दे आर फॉरगोइंग द टैक्स। लेकिन जितना पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में रहेगा, आप खर्चा भी बैंक अकाउंट से करेंगे, तो नेचुरली गवर्नमेंट विल गेट जीएसटी। राइट। ओके। वेरी, मतलब बहुत इजी कैलकुलेशन है। अराउंड 40,000 करोड़ तो गवर्नमेंट को जीएसटी से ही मिल जाएंगे। जितना 3 लाख करोड़ जब मार्केट में होगा, एवरेज रेट इज 12%। कुछ 18 में है, कुछ 12 में है, कुछ 28 में। जब कार ज्यादा अगर सेल हो गए तो 28 का जीएसटी रेट है। तो आप ये पकड़ लीजिए, 3 लाख करोड़ को मल्टीप्लाई बाय 12% करते 36,000 करोड़ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। जितना कंजम्पशन बढ़ेगा और जितना आप यूपीआई से पेमेंट करोगे, अभी आप जाइए। सर वो तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है, उसे तो आने में, जैसे इकोनॉमी का वो जो पहिया है वो जगरनॉट का पहिया हो गया। ये जो मान के चलते हैं कि किसी ने 10 लाख रुपए कमा रहा था और 90,000 का टैक्स भरा पिछले साल, अब वो उसे इस साल नहीं भरना है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि वो 90,000 अब ये बंदा सेविंग नहीं करेगा, अब ये स्पेंड करेगा। तो स्पेंड करेगा तो फूड इंडस्ट्री में करेगा मोस्टली, या व्हीकल्स लेगा, ईवी लेगा, जो भी है व्हीकल लेगा। तो वो तो सर कास्केडिंग इफेक्ट होगा कि किसी ने कुछ खरीदा, फिर वो इंडस्ट्री में पैसा गया, फिर वो फ्यूज होके कहीं और गया। तो सर बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है कि वहां से कुछ जनरेट हो पाए। तो डू वी रियली सी कि वो जो अभी सच में टैक्स बेनिफिट मिला है वो हमें 1 साल में या 6 महीने में उसका कुछ इफेक्ट जनरेट हो जाएगा इतना बड़ा? इसी को तो राष्ट्र निर्माण बोलते हैं। ओके। कोई चीज जैसे लाइक आप, हमारा जो राष्ट्र है आज 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, वहां से लेके आप तक देखिए चेंजेस कितने हो गए। आपने कितने हाईवेज देख लिए, यहाँ जर्नी आपको याद होगा। आजकल जो जनरेशन इन्होंने देखा नहीं है पंकज, 2012 से पहले अगर आप नागपुर के लिए निकले हो, मैं वर्धावासी के एंगल से बोलता हूँ, जब तक आप रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस नहीं करते थे, हम आगे टाइम देते नहीं थे पहुंचने वाले कब है। आज वो टाइम नहीं है। आज तो सर इवनिंग 7 o'clock हम निकलते हैं, शॉपिंग करके 11-12 बजे वापस आ जाते हैं ना। मुझे मेरे दोस्तों पूछते हैं क्या वर्धा में एयरपोर्ट है, मैं बोलता हाँ है। क्योंकि आज अगर आप कामठी में रहते हो तो कामठी वाले को नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने में जितना टाइम नहीं लगता है उतना हम वर्धा से पहुंच जाते हैं। ये चेंजेस है, इसको बोलते हैं राष्ट्र निर्माण। इसकी आज शुरुआत हुई है। जैसे अब हम बात पे 1991 पॉलिसी की बात करते हैं, जब एफडीआई को देश के लिए ओपन किया था, उसका इफेक्ट 10 साल बाद ही दिखेगा ना, 5 साल बाद ही दिखेगा। अगर आपको घर बनाना 2 दिन में घर नहीं बनेगा ना। आप कितना भी बोल रहे कि मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, 2 दिन में थोड़ी डॉक्टर, आप उसके लिए आज सोचेंगे, उसके दिमाग में डालेंगे तो डॉक्टर बनना है, तब जाके वो मेडिकल की फील्ड सिलेक्ट करके डॉक्टर बनेगा। राइट। यहाँ से शुरुआत होगी राष्ट्र निर्माण की। तो सर आपके विजन में इज दिस अ पॉलिटिकल बजट और इकोनॉमिक बजट? ऑफ कोर्स इट इज इकोनॉमिक। देखिए इन्होंने फ्री में कुछ नहीं दिया है। अभी जैसे आप मीम देख रहे होंगे, अब बोला जाता है 12 लाख की इनकम पे टैक्स माफ है। अब टेंशन है कि 12 लाख कमाना कैसे। नया मीम आया था, बोले लड़कियों का जो डिमांड हो गया है शादी के लिए, तो एटलीस्ट लड़के का इनकम टैक्सेबल होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। देखिए फ्री में देते थे, जब लाडली बहन योजना शुरू हुई तो सब लोगों का बोलना था इनको फ्री में दिया जा रहा है, उसको फ्री में दिया जा रहा है, निराधार योजना में फ्री। एटलीस्ट यहाँ फ्री में क्या दे रहा है आपको? तो स्टेटस है कि आप 12 लाख कमाओ, टैक्स लेके जाओ, टैक्स भरना ही नहीं है। आप 1 लाख पर मंथ कमाते, विच इज सब्सटेंशियल इनकम एज फार एज वर्धा इज कंसर्न्ड, यहाँ पे आपको 0 टैक्स है। और आज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में भी है क्या 12.5%, 24 लाख पे आपको इफेक्टिव टैक्स आता है पंकज 3 लाख, which amounts to just 12.5%। अगर हम 12.5% टैक्स देने की मानसिकता भी नहीं रखते हैं तो हमने ना वंदे भारत के ख्वाब बनाने चाहिए, ना हमने एयरपोर्ट्स के ख्वाब बनाने चाहिए, ना हमने देश की तरक्की की बात करनी चाहिए। राइट। 12.5% टैक्स तो आपको इथिकली देना चाहिए। एक कैसे था सर, पॉलिटिकल पर्दे में एक बहुत चर्चा थी कि मिडिल क्लास को पूरा कस लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, मिडिल क्लास का पूरा चूरन बना रहे हैं मिलके। और क्या अब उस चर्चा को यह जवाब है? आप देखे से तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगा कि लोकसभा में शायद मिडिल क्लास ने वोट नहीं किया। क्योंकि आप देखते थे हर कोई ये बोलता था कि एक तो पहले इनकम कमाओ, उस पर टैक्स भरो, फिर जो स्पेंड करो उस पर भी टैक्स भरो जीएसटी के रूप में। मैंने एक कार का बिल देखा, अराउंड 60-62 लाख की कार थी, सारे आरटीओ टैक्स, इंश्योरेंस और जीएसटी से सब मिला के वो कार हो जाती है 1.5 करोड़ की। इतना हेवी टैक्सेशन है।
आप लोग तो सिर्फ 5 और 18% की बात करते हैं। आपको याद होगा जब जीएसटी आया था तब रेस्टोरेंट पे, एसी रेस्टोरेंट पे 18% टैक्स था, तो बहुत मीम चले थे, ऐसा लगता है 18% सरकार खा रही है। हाँ। तब जाके उसको पूरे देश में 5% किया गया। अब उसकी चर्चा नहीं होती। देखिए, जब बात सरकार तक पहुंचेगी, सरकार एक्चुअली क्या होता है, लोग सिर्फ बात यहाँ पे करते हैं। आप अगर पोर्टल पे रिपोर्ट करना चालू करो, हमने हमारे क्लाइंट के थ्रू 3 सजेशन भेजे, 3 में से 2 एक्सेप्ट हुए। 43 क्लाइंट्स के थ्रू, इनफैक्ट उस विंडो में ये ऑप्शन नहीं था कि हम हमारा डाटा मैटर कॉपी करके पेस्ट कर सके, टाइप करना होता था। तो क्लाइंट ने इतना कर्टसी किया कि बोले सर हम आपको ओटीपी दे देंगे, टाइप आप ही करवा दो। तो मैंने मेरे 3 स्टाफ बैठा के हमारे क्लाइंट के थ्रू, जो अपने बड़े क्लाइंट्स थे, उनके थ्रू हमने प्रपोजल डलवाया। जैसे उन्हें मैडम ने, आप अगर स्पीच सुनेंगे उसमें एक वर्ड यूज किया, टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर आई हियर बाय प्रपोज टू रिड्यूस टीसीएस ऑन सेल्स। एक्चुअली वो हमारी डिमांड थी। हमारे 45 क्लाइंट्स ने एक पोर्टल दिया था कि 23 जनवरी से पहले इस पे आप अपने सजेशन पोस्ट कीजिए। उसमें एक पोर्शन था, 4 विंडो थी। एक विंडो थी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, उसमें हमने ये चीज पोस्ट की थी, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा है कि आप परचेस करते हो तो आपको टीडीएस करना है, और आप सेल करते हो तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। तो बहुत कंफ्यूजिंग सेक्शन था। हमको ऑडिट में भी बहुत कंफ्यूजन होता था और क्लाइंट और अकाउंट को भी बहुत कंफ्यूजन होता था। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने खास प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट हुआ। आप जब देखिए, जब मिनिस्ट्री तक प्रपोजल जाते हैं, इसके पहले भी जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी लास्ट ईयर, 130 क्लाइंट्स ने हमारे यहाँ से लेटर भेजे थे जीएसटी के 4 प्रपोजल अमेंड करने के लिए। 4 में से 3 एक्सेप्ट हो गए थे। अच्छा, गवर्नमेंट सुनती है, हम उन्हें सुनाते नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हम बात आपस में करते हैं। जैसे भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप घर में डिस्कस करते रहेंगे, अपने ऑफिस में डिस्कस करते रहेंगे, मुझे प्रॉब्लम, आप डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताएगी नहीं, इलाज कहाँ से होगा? करेक्ट। सरकार तक आप बात पहुंचाइए, सरकार सुनती है। मैं बहुत श्योर हूँ, मेरे 4 से 5 प्रपोजल मैंने आज तक भेजे हैं, मेरा सक्सेस रेशियो 80% है। क्या बात है। यस, बढ़िया, बहुत खुशी है। 3 मैंने एक और भेजा था कि रेंट, जैसे आप सुनते हैं, अगर आपका रेंट 20,000 से ऊपर होता है, जब आप रेंट पे करते हो, आपको 10% टीडीएस काटना होता है। हमने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि 20,000 में आता क्या, आप वर्धा में ठीक है मिल जाएगा, आप बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर में सोचिए 20,000 पर मंथ में कौन सा प्रॉपर्टी मिलता है? टियर 1 सिटी में तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी इसको 4.80 कर दिया जाए। गवर्नमेंट उसको 6 लाख कर दिया है। हाँ, 50,000 पर मंथ तक भी आपको टीडीएस नहीं करना है। ओके, यस, ये सरकार सुनती है। These are welcoming changes actually in that compliance actually और भी हो सकता था। compliance अगर बर्डन हम कम करें, हम बिजनेस कम्युनिटी को पैसा कमाने के लिए फ्री छोड़ दे, हमारा देश कहाँ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, यस, आज टैक्स प्रोफेशनल, अकाउंट डिपार्टमेंट सिर्फ उलझे हुए हैं, इसका कंप्लायंस उसका कंप्लायंस। अगर हम उनको एक बार फ्री कर दे कि आप सिर्फ पैसे कमाइए, आप देखिए हम दुबई बन जाएंगे। यस, लेट्स होप ये भी प्रपोजल जाना चाहिए। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चर्चा में, इस डिस्कशन में। अगर हम सोचे कि एक मिडिल क्लास इंसान है या लोअर मिडिल क्लास है, मैं लोअर मिडिल क्लास का टियर 3 या टियर 4 सिटी में रखूंगा, 30,000 कमाता है महीने का, बराबर, और टियर 2 और टियर 1 में सोचेंगे कि 60,000 कमाता है। बिल्कुल सही। ये बंदा सर 2025 के बजट से मैक्सिमम बेनिफिट निकालना चाहता है, तो हाउ शुड ही इन्वेस्ट, व्हाट शुड ही इन्वेस्ट? एक मंथली 30,000 कमाने वाला बंदे ने कितना बचा के किस में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे रिटर्न्स, बहुत अच्छा अपना भविष्य सिक्योर कर सके? सबसे पहले अपने देश में आदत क्या है, एक तो जैसे हमारी सैलरी आना चालू होती है, हम सबसे पहले कोई ना कोई चीज ईएमआई पे उठा लेते हैं। हाँ, दैट इज वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। आपको शुरुआत में एक्चुअली आदत क्या है, हम पहले खर्चा करते फिर इन्वेस्ट करते हैं। राइट, बेसिकली आपकी पॉलिसी होना चाहिए कि पहले इन्वेस्ट करो फिर खर्चा करो। अब तो आपको टैक्स भी नहीं भरना है, तो जो ये पैसा आ रहा है ये दिमाग में बिठा लो कि इससे हम लग्जरी चीज ना खरीदते हुए नेसेसिटी पहले कवर करें फिर इन्वेस्ट करें। अभी देखो 1995 टू 1999 एनफील्ड, आप आज सुनते हैं हम लोग, एनफील्ड आज से नहीं बहुत पहले से है। 98-97 में अगर किसी ने एनफील्ड खरीदी थी तो वो अराउंड उस समय 40 to 50,000 की एनफील्ड थी। उसी समय अगर किसी इंसान ने उस एनफील्ड बनाने वाली कंपनी के अगर शेयर लिए होते उतने ही रुपए के, आज आपके हिसाब से एनफील्ड की कीमत कितनी होगी? आपके हिसाब से एनफील्ड तो भंगार हो गई होंगी। हाँ, करेक्ट, खत्म हो गई। 50,000 के एनफील्ड के कंपनी के शेयर की आज की कीमत 2 करोड़ है पंकज। हाँ, 1.71 रुपीस उसका वैल्यू था 1998 में। उसकी आज की कीमत है 5,470 रुपए। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
राइट इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी कैसा है, जैसे अगर आपके यहाँ बच्चे हुए तो हम सोचते हैं ना बच्चों के लिए प्लान करना है, हमने हमारे घर पे कल्चर डाला है, हमारे दोस्तों को भी कल्चर देते हैं, हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट करते हैं। जैसे बच्चे का बर्थडे आया, उसके हर बर्थडे पे 1 तोला सोना खरीद लो। ओके जनरली शादी की एज 25 होती है, समझ लो 25 से 27-28, 25 तोला सोना आपका जमा हो गया हर साल। शादी के दिन अगर और कोई वॉर आ गया, वर्ल्ड वॉर 3 आ गया, नोटबंदी आ गई, कोरोना आ गया, यू आर अनअफेक्टेड। राइट, गोल्ड सबसे बड़ा चीज है हमारे ट्रेडिशन में। आप देखेंगे शादी के समय अगर आपका 25 तोला सोना उसके शादी की एज तक आपके पास हो गया, तो आपको चिंता क्या है बच्चों के फ्यूचर की। राइट एजुकेशन लोन तो आजकल इजीली मिल रहा है, बहुत इजी। आपने अगर स्पीच स्टार्टिंग में सुना होगा, तो सर अगर कोई इंसान मान के चलते है कि म्यूचुअल फंड 5 साल का 10 साल का कोई पॉलिसी लेके रख लेता है बच्चे के फ्यूचर के लिए, बिल्कुल वो ज्यादा प्रीफर्ड है कि वो उसी 5 लाख का सोना खरीद ले। देखिए कैसा है, जैसे आप खाना खाते हो, आप रोज दाल चावल नहीं खा सकते ना, आप सिर्फ रोज सब्जी फुल्का नहीं खा सकते, आप रोज सिर्फ स्वीट नहीं खा सकते, तो थाली कब अच्छी लगती है, सब कुछ है। तो हम सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट 3-4 बास्केट में होना चाहिए। अच्छा, देखिए डायरेक्ट शेयर उतना जैसे एक 30,000 इनकम कमाने वाले के पास उतना मैं यही बोलता हूँ, आप आदत डालिए 20% आपकी जब भी इनकम हो उसका इन्वेस्ट करने की, आप 80% स्पेंड कीजिए। ओके, फर्स्ट डे से अगर आप 20% इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, 30,000 की बात ले लीजिए, आपको फिगर छोटा लगता है आज, 6,000 अगर आपने मंथली इन्वेस्ट किया, साल के 72,000 हो गए, राइट। 10 साल का फिगर निकालिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ से 5 साल बाद के लिए करनी है। 7,20,000 प्लस इसका कंपाउंडिंग आप इंटरेस्ट मिला लेंगे, कि जो बैच पे बैच मिलता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको ये आयशर कंपनी का बताया, हाँ, आप ये पकड़ ले तो ये फिगर कम से कम 12 से 13 लाख के ऊपर जाएगा, 100%। आदत चाहिए। लोग आज SIP आज सुनते हैं, मैं 2004 से SIP कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो SIP की थी 2,500 पर मंथ की, उसका इन्वेस्टेड फिगर इट वाज हार्डली 1.91 लाख, जो मैंने 2022 में स्टॉप करा दिया। अभी ये फॉल आ गया इसलिए ठीक है, मार्केट बहुत करेक्ट हुआ, दिसंबर में उसका वैल्यूएशन 9.5 लाख रुपए था। ओके, इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, जिससे हम बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठना एक हैबिट है, प्रॉपर डाइट लेना एक हैबिट है, इन्वेस्टमेंट एक हैबिट है, एक नशा है। जब हम राइट, तो क्या मतलब इस बजट के सर वो कौन से की पॉइंट्स को कोई कॉमन मैन ट्विस्ट कर सकता है और अपने हिसाब से एक बेस्ट फ्यूचर बना सकता है, हम वो चर्चा शायद बीच में। एक्चुअली कैसा है, आप देखोगे ना, गवर्नमेंट ने हर जगह बात की है लोन, इस तरीके से आपको लोन मिलेगा, हम इतना बड़ा फंड खड़ा कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री, जैसे आप टॉय इंडस्ट्री, एक जमाना था टॉयज पूरे चाइना से आते थे, हाँ, हमारा टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा खत्म हो गया था। अब हम टॉय बनाना भी शुरू हो गए, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये एक्सपोर्ट ग्लोबल हब बने। मखाना हम जस्ट सुनते थे कि सोर्स ऑफ कैल्शियम, किसी ने सोचा था कि मखाना का बोर्ड बन जाएगा? उसके लिए स्पेशल फंड दे दिया, बिहार में एक मखाना का बोर्ड बन रहा है, जो पूरे इंडिया को गाइड करेगा कि मखाना बनता कैसे और बनाना कैसे और क्या मतलब है। ये होता है एक्चुअली, क्या होता है, स्कीमें बहुत है, सबको चाहिए सब्सिडी, जबकि गवर्नमेंट एकदम बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखिए ना, जैसे जैसे रुपए की वैल्यू बढ़ रही, चीजों की कीमत, 250 करोड़ के टर्नओवर तक MSME का स्टेटस था। आपका टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर हो गया तो आप MSME से बाहर हो जाते हो। जैसे आप MSME से बाहर हो गए, आपको बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, क्रेडिट रेटिंग की फीस ज्यादा लगती है, और वेरियस फैक्टर्स है। सरकार ने कितना जल्दी उसको 500 करोड़ कर दिया, जबकि ये लिमिट आज से सिर्फ 3 साल पहले बढ़ी थी। ये लिमिट पहले 150 करोड़ थी, 150 से 250 करोड़ हुई है। मतलब सरकार को भी समझता है कि कब कौन सी स्टेप लेना है इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो बिल्कुल सरकार स्टेप लेती है। तो देखिए, हम सोचेंगे कि हम 30,000 आज कमा रहे हैं, आपका इनकम 10 साल बाद 1 लाख पर मंथ भी होना चाहिए। तो हमको हमका स्किल बढ़ाना चाहिए। बेसिकली सैलरी लोग डिमांड करते हैं, एक्चुअली आपका सैलरी डिजर्व होना चाहिए। आप खुद अपना इतना वर्थ बनाइए कि आपका बॉस ही आपको ना छोड़े। हाँ, लोग सैलरी डिमांड करते हैं, आई वुड से सैलरी डिजर्व करो। यस, अमेजिंग स्टेटमेंट सर। बिल्कुल। सर, एक क्या होता है कि अब भी बहुत सारे लोग मेडिकल इंश्योरेंस या इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अवेयर नहीं है, तो हाउ शुड रियली दे अप्रोच टुवर्ड्स इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, कैसे उसको मतलब आप उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अब देखिए, पोस्ट ऑफिस में कितनी योजनाएं चल रही है, सिर्फ 300 रुपए में PM जो योजना, बीमा योजना होता है, और उसमें सारे जगह
इलाज बहुत सारे, जैसे सावंगी हो गए, सेवाग्राम, ये हॉस्पिटल एफिलेटेड है वहां से। हम्म। अगर हम वो बीमा ले लेते जिनका इनकम 4-5 लाख से कम है, जैसे आपने 30,000 वाला स्लैब यूज किया, आज पोस्ट ऑफिस में जाइए, इतनी इंश्योरेंस स्कीम है, पेंशन प्लान है, जहाँ पे आपको सिर्फ हार्डली 100 रुपए पर मंथ भरने हैं और आपका 5 लाख तक का कवर होता है। आप सिविल हॉस्पिटल जाएंगे, आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर के लोग भी वैक्सीनेशन के लिए सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहाँ आज से 3-4 साल पहले कोई पैर रखने देखता नहीं था। अब आप जाइए, बेड की ऑक्यूपेंसी 50% से ज्यादा है, क्योंकि वहां जो वैक्सीन मिलती है बाहर भी नहीं मिलती। राइट। हाँ, ये चेंज आ रहा है। राइट। आ रहा है और आएगा। हाँ, आजकल तो छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन में एक ट्रेंड देख रहा हूँ, नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता, लोग पीएचसीज देख लेते हैं, सिविल हॉस्पिटल देख लेते हैं और वहां जाके वैक्सीनेशन करते हैं, बोलते ये ज्यादा सेफ है। दिस इज द चेंज। हाँ, ये चेंज आ रहा है और ये एक्चुअली कैसा है, एक तो सेफ्टी भी है और दूसरा आप कॉस्ट कटिंग भी बहुत बड़ी फैक्टर है वहां पे, तो सरकार का इस पे भी फोकस है। और हम तो यही बोलेंगे कि जैसे लाइक फ्री में जो पैसा दे रहे हैं, इससे अच्छा फ्री फैसिलिटी दीजिए। राइट। आप सोचिए 3 साल पहले जो जब लीवर खराब होता है, जो ट्रीटमेंट के लिए बात में आपको नागपुर या कहीं जाना पड़ता था, अभी हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बना दिया है। अभी कैंसर का भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनने वाला है। ऑल मतलब दे आर प्लानिंग के अराउंड 1000-1500 डिस्ट्रिक्ट में कैंसर का भी, जैसे आप देखिए नागपुर का कैंसर सेंटर बन गया, कितना हो गया, अब आपको मुंबई जाने का काम नहीं रहा। राइट। ये सब चीजें मायने रखती है। लोगों को एक्चुअली आज तक के दिमाग में बजट क्या है, इनकम टैक्स का रेट क्या है। राइट। एक्चुअली क्या था, यूएस के एक आदमी को एक इंडियन ने पूछा, यार आप लोग इतने रईस हो, इसीलिए आपके यहाँ इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसका जवाब था, हमारे यहाँ पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए हम इतने रईस हैं। क्या बात है। वी शुड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली कंट्री, हमारा खुद का भी इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये भी मायने रखता है। जैसे आपका कोचिंग क्लास है फॉर एग्जांपल, आपके यहाँ डिजिटल बोर्ड है, आपके टेबल अच्छे हैं, आपके वॉशरूम अच्छे हैं, आपका पानी का वहां पे फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर दे रहे हो, आपके पार्किंग की फैसिलिटी है, स्टूडेंट का फ्लो देखिए आप, मैटर कर जाता है। बिल्कुल। वही अगर आप 3 साल से अगर आप एक ही कलर लगा के बैठे हैं, एक आपका एसी साफ नहीं है, वहां से हवा नहीं आ रही है, लाइट्स अच्छे नहीं है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है। करेक्ट, सेम चीज है। हमने हम पर फोकस करना चाहिए। सरकार पे हर चीज नहीं जाने, सरकार सुनेगी, सरकार आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगी। सही, आपकी केयर तो खुद को ही लेना होगा। सर, इसी स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सिर्फ फिलहाल मैं इंश्योरेंस पे ही बात करना चाहता हूँ। समझ के चलते हैं कि एक इंसान है जिसका सैलरी ऑलमोस्ट या इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज अ मंथ है। 4-5 लोगों की फैमिली अपन एवरेज पकड़ लेते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे माँ बाप साथ में रहते हैं, उसका होम लोन भी चल रहा है। बराबर। ऐसे केस में वो इंश्योरेंस पे कितना स्पेंड करे, किसका हेल्थ इंश्योरेंस ले, क्योंकि 1 लाख में उसको होम लोन पे करना है, उसको घर खर्चा चलाना है, उसे मतलब कार में डीजल भी भरना है, और फिर मेडिकल का जो नॉर्मल जो रेगुलर खर्चा है वो भी है, किराना है, ग्रोसरी है, सब कुछ मिला के तो माँ बाप पे, खुद पे, वाइफ पे, बच्चों पे हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा करे या नॉर्मल कौन से इंश्योरेंस पे खर्चा करे, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अगर आप देखोगे ना, 1 लाख पर मंथ आप इनकम बोल रहे हो, तो उसके बाद में कुछ पैसिव इनकम भी रहना चाहिए। लाइक वो जिसने इन्वेस्ट पहले किया होगा और उसके एफडी है, उसका बैच भी उसको आएगा। अब जैसे आपने कहा उसका हाउसिंग लोन है, इसका मतलब वो रेंटेड हाउस में नहीं है, तो पहले उसका रेंट जाता था, अब वो रेंट ईएमआई के रूप में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो उसका आउटफ्लो बच गया, भले नया आउटफ्लो चालू हुआ लेकिन उसका वो आउटफ्लो बच गया। और आप 6 लोगों का फैमिली मिला लो, एवरेज में 10 लाख अगर आप इंश्योरेंस कवर भी लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इंश्योरेंस प्रीमियम साल का 25,000 से ऊपर जाता होगा। उसमें भी आजकल पॉलिसी बाजार वगैरह आप साइट पे जाएंगे, टीवी पे इतने बड़े बड़े इसमें ऐड आ रही है, आप रोज पे कर सकते हैं। हर इंसान को कवर करना जरूरी होगा? नहीं, पूरी फैमिली कवर होती है ना, फैमिली कवर आता है उसके अंदर। अच्छा, हाँ, अगर आप जाएंगे आप तो हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे और पेरेंट्स, अब इनको कवर करके सिंगल एक पॉलिसी ले सकते हो, जिसका प्रीमियम का पेमेंट आप मंथली भी कर सकते हो। आज तक ये फैसिलिटी नहीं थी, ड्यू टू कॉम्पिटिशंस एंड फैसिलिटी और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप देखेंगे आपको मंथली प्रीमियम पे करना है। आप टीवी में ऐड देखते हैं कि 1 करोड़ का टर्म प्लान मात्र 670 रुपीज पर मंथ में है। तो सर, ये एक नॉर्मल सोशल मीडिया पे चर्चा चलती है कि मेडिकल इंश्योरेंस को भी जीएसटी के अंडर में, वो भी 18 या 28% के स्लैब में डाला है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वो सही है? देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस पे तो जीएसटी 18% है ही। हाँ। उसको जीरो नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरे जीएसटी के प्रोविजन फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो रिड्यूस होगा। इतनी बात पक्की कि जीएसटी का जो बेसिकली दायरा है ना, वो सब जीएसटी काउंसिल से चलता है।
वो लोकसभा से नहीं होता, उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। ओके। उसके जो मेंबर है, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर है, हम्म। और कोई ना कोई हर 2 साल में उसका हेड चेंज होता है। इससे भी वेस्ट बंगाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल के हेड है। तो ये सारे फैसले जीएसटी काउंसिल लेती है। ये ऑलरेडी प्रपोजल गया हुआ है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जीओएम बोलते हैं, वहां प्रपोजल गया है। बहुत जल्दी इस पे फैसला आएगा और डेफिनेटली रेट कम होगा। इनफैक्ट अभी तो रेट रैशनलाइजेशन की बात चल रही है। अभी 5, 12, 18, 28 4 रेट है, प्लस गोल्ड पे 3% है, मतलब इतने वेरियस, डायमंड पे 1.5% है। ये सब रेट्स होके एक 2 या 3 रेट में ये भी हो जाएगा, रैशनलाइज 100% होगा। सरकार ने जब सोच लिया है तो डेफिनेटली होगा। ओके। थोड़ा सा और सर, अब इंश्योरेंस से बाहर निकलते हैं। देखा जाए तो बहुत सारा जो रूरल सेक्टर है वो हमारा आज भी खेती पे, कृषि क्षेत्र पे डिपेंडेंट है। व्हाट रियली यू सी इन दिस पर्टिकुलर बजट फॉर एग्रीकल्चर? मुझे ऐसा लगता है, देखो हम अभी किसानों को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी दे पा रहे हैं। हाँ। 5 या 6 साल पहले जाओ, शायद सर अभी भी नहीं है 24 घंटे, पूरे एरिया का बात नहीं होगा। उसमें चल रहा है कि सोलर पैनल डाल के उन्हें दिन में बिजली दी जाए। वो शायद देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत ही ड्रीम विजन है। हाँ, एक हम कह सकते हैं उसका ड्रीम था वो उनका। बीच में जब गवर्नमेंट डिसरप्ट हुई तो वो प्रोजेक्ट मतलब होल्ड। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट पे एक एमएलए आए थे, धामनगांव के एमएलए थे, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, प्रताप दादा अड़सड़। तब उन्होंने ये एक्सप्लोर किया था कि ये जो ड्रीम विजन था उसमें इतना काम हुआ देवेंद्र फडणवीस जी के वक्त में कि बहुत सारे सोलर पैनल लगे और ऑलमोस्ट वी वेर ऑन द वर्ज। बराबर। पूरे एशिया में हम पहले बनने वाले थे कि दिन रात हम बिजली सोलर पैनल पे दे पाए। सही बात। और डिसरप्ट हुआ, पर अब भी नहीं है, टू बी वेरी फैक्ट। हाँ, लेकिन पूरे एरिया नहीं होगा ना। एक जमाना था कि रात में लाइट देते थे। हाँ। आप कुछ साल पहले जाइए, आपको अगर यूरिया चाहिए तो आपको कम से कम मार्च में उसका बुकिंग करने के लिए एडवांस पैसा देना पड़ता था। आज वो कंडीशन नहीं है। पर सर उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। डीएपी की जो बैग्स है ना, मतलब आज वो 1700, 1800, 2400 रुपए में चली गई है, जो 200-300 रुपए में थी। पर जो खेती की जो उपज का जो कॉस्ट है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो गेहूं हम खरीदते थे वो कभी मैं 1800 रुपए क्विंटल से खरीद रहा था, अब मैं 3300 रुपीज क्विंटल से खरीदता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स सिर्फ डबल हो पाया है, जबकि ये जो बैग्स है वो 5 टाइम्स हो गई। तो इसको कैसे मैनेज? आप ये देखो ना, आप तो गेहूं का, आप कॉटन देख लीजिए, हमारा विदर्भ कॉटन के लिए फेमस है। कॉटन के प्राइस तो पिछले 2 साल से वहीं के ही है। ग्रेट। कॉटन है, सोयाबीन है, अभी क्या फार्मर्स ने अपने आप को थोड़ा स्विच भी करना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। हम वो ट्रेडिशनल खेती की बात करते हैं। आज अगर लाइक 10 फार्मर की लाइन से खेती है, आसपास का एरिया मिला के, ये सब लोग अगर मिलके खेती करें, जिसको हम कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं, उससे हम अगर एक मशीनरी लाए, जैसे मैं एक खेत देखने गया था, उनके 2 फसल के लाइन के बीच में अच्छा खासा गैप था। अच्छा। तो मैंने पूछा कि इतना गैप क्यों है इसके अंदर? तो सर बोले कि मेरा सब काम ट्रैक्टर से हो जाता है। एक आदमी उसका 20 एकड़ की खेती संभालता है। हाँ। ये हमारी सोच, अगर हम बड़ी सोच रखेंगे तो ही हमको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आप वर्धा का एग्जांपल देख लीजिए, वर्धा में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग हो रही है और यहाँ से सऊदी जा रही है। हाँ, राइट। रोटी में उनका स्टॉल था। अगर आप 8:30 के बाद कभी भी उस स्टॉल पे गए, आपको स्ट्रॉबेरी फिनिश मिलती थी, जबकि उस शाम में तोड़ के ला रहे थे। राइट। आप कुछ नया करेंगे। चिखलदरा जैसे सर छोटे से मतलब वो हम कह सकते हैं पहले तो वो आदिवासी एरिया और वो सब अंडर डेवलप था, वहां पे सर मैं स्ट्रॉबेरी फार्मिंग देख कर आ रहा हूँ। चिखलदरा जैसे कंटेनर फार्मिंग आ चुका है। केसर अपने इंडिया में उग सकते, मतलब वर्धा में उग सकती है, क्योंकि जो टेम्परेचर वहां मिलना चाहिए, जो लगना चाहिए, वो आप कंटेनर के अंदर मैनेज कर लेते हैं। मैं बोल रहा एक्चुअली सोच से ऊपर नहीं गए हम। कपास, तुअर, सोयाबीन, चना वहीं के वहीं खेल रहे हैं। अगर हम कुछ नया सोचे, मशरूम बहुत डिमांड है। मैं जब यूके गया तो हमने वहां स्ट्रॉबेरी देखी, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी, हम शॉक हो गए। नीचे डब्बा जब टर्न किया तो मेड इन इंडिया। क्या बात। आप सोचिए, मतलब जब यहाँ से स्ट्रॉबेरी यहाँ जा रही है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे फार्मर को अब ऊंची सोच लाने की जरूरत है। देखिए, प्रॉब्लम तो सब जगह रहेंगे। ऑलवेज इफ यू स्टक अप टू द प्रॉब्लम्स। इतने बार लोन वेवर आया है, आज सिर्फ 7% पे आपको लोन मिल रहे हैं। बहुत आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाइए, इतनी स्कीम है कि आप सोच नहीं सकते। अगर आपने एक पॉली हाउस डाला है, 50% सब्सिडी है। एक बार आप पॉली हाउस खड़ा कीजिए, आपको बारिश का चिंता नहीं है।
बारिश नहीं आया तो आप पानी दे सकते हैं, बारिश आ गया तो पानी अंदर फ्लो नहीं होता है। राइट। आपके ऊपर है, एक्चुअली नई सोच लाना जरूरी है। तो इस बजट में सर फार्मिंग के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरीके से फोकस किया गया है? देखिए, पहले बात तो 63,500 करोड़ सम्मान निधि दिया जाता है हर साल, वो एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, नो डाउट 6,000 रुपए फार्मर के एंगल से, साल के एंगल से कम लगता है। ये बजट में एक चीज मुझे जो मिसिंग लगी पर्सनली, आई फील 500 पर मंथ इज नथिंग। हाँ, अब वो ये हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी 500 दे रही है इसलिए वो 1000 हो जाता है। लेकिन इस फिगर को हम 1000 कर सकते थे, और इसमें कुछ ऐसे फार्मर्स जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, फिर भी उनको अगर कोई ऐसी मिल रही होगी उसको हम आइडेंटिफाई करके उनको साइड में कर दे, जो रियल फार्मर्स है, सो उनको 6,000 ईयर की जगह 12,000 ईयर मिले ना, तो उनकी बेसिक नीड तो हो जाती है। क्योंकि गाँव में अनाज मिल ही रहा है, उसको ये 1000 मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्काउंट रेट में मिल रही है, लोन डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, देन ही कैन प्रोड्यूस मोर। राइट। ये एक बहुत बड़ा, अब जैसे आपने यूरिया का बोला, यूरिया का ऑलरेडी प्लांट, एक एक्स्ट्रा प्लांट उन्होंने वेस्ट बंगाल में स्टार्ट करने की बात की है। और थोड़ा बहुत फैक्टर तो ये केमिकल सेक्टर का, जो जितने वॉर चल रहा है उसके कारण भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बोलते हैं। अभी कल की बात है, चाइना और यूएस इनके ट्रेड वॉर शुरू हो गए। चाइना बोलता है हम इसमें, हमने क्या किया, हमारी टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए चाइना से और दूसरी कंट्री से जो बुना हुआ कपड़ा आएगा उस पर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, ताकि बाहर से कपड़ा ना, जैसे आप जाते हो तो बहुत बार आपको बोलता है ना इम्पोर्टेड फैब्रिक का शर्ट है, इम्पोर्टेड फैब्रिक का ट्राउजर्स है, तो वो इम्पोर्ट पे 20% ड्यूटी लगाई। सो दैट हमारा जो हमारा लोकल प्रोडक्शन है वो बूम हो जाए और वो सस्ता लगे उसके मुकाबले। तो दूसरे कंट्री ने बाकी प्रोडक्ट पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। टिट फॉर टैट हो गया। वार से ज्यादा भयंकर टैरिफ वार है जो भी ट्रम्प ने छेड़ के रखा है। तुम ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। जैसे मैंने कहा ब्रिक्स के चलन के कारण यूएसडी का चलन कम हो रहा था। अगर आप यूएसडी का चलन कम करोगे तो ब्रिक्स में जितने भी देश आते हैं, इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, हम उनके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। पर सर डी डॉलराइजेशन से हम कहीं ना कहीं तो यूएस के दादागिरी पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा उस पे वचक आएगा। देखिए क्या होता है, किसी को अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना है, चाहे गुंडा भी रहे, वो दहशत बना के रखेंगे तभी उसकी कदर है। जब वो धमकी देते हैं और लगा भी देते हैं, एक्चुअली इन्फ्लेशन उनका ही पड़ेगा। कोई चीज यूएस में अगर 100 की आ रही थी, उन्होंने कहा कि हम इस पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं 20 रुपए की, तो वो वहां पे 120 की हो गई। वहां का जो ट्रेडर है, इम्पोर्टर है, वो अपना 10% मार्जिन ऐड करके बेचेगा। भारत से ही सर देखा जाए तो उनके 40%, 35 से 40% मोबाइल फोन्स भारत का मैन्युफैक्चरिंग है। बिल्कुल। पूरा जो कपड़ा है, टेक्सटाइल यूएस में जा रहा है, वो 40-45% तक भारत का यूज होता है। अब अगर सर वो हम पे टैरिफ लगाएंगे, हाउ इज रियली दैट पॉसिबल कि वो सस्ता कुछ कर पाए खुद के लिए? नहीं, वो तो देखिए, उनका ट्रम्प जो स्टेटमेंट देके पावर में आए, अमेरिका फर्स्ट, उनको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। दे हैव टू टेक। अब उसके अगर 2 महीने में उनको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो दे में टेक देयर अनदर डिसीजन। सो शुड दिस गवर्नमेंट हैज टेकन केयर इन दिस बजट के, अगर मान के चलते हमारा मेजर जो इंपोर्ट हो रहा है वो यूएस में हो रहा है और कल अगर टैरिफ वॉर होता भी है तो हम बाकी कुछ ऑप्शंस ढूंढ के रख रहे हैं हमारे इंपोर्ट्स के लिए। ये जो होता है ना, ये केस टू केस बेसिस पे होता है, इसके लिए बजट नहीं हो सकता है। लाइक आपको टैरिफ कम या ज्यादा करना है, जैसे 2 साल पहले स्टील के हमारा एक्सपोर्ट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी, उसके लिए आपको बजट के वेट करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज अ पावर, देयर बोर्ड हैज अ पावर, सीबीआईसी हैज अ पावर, कस्टम डिपार्टमेंट हैज अ पावर, दे कैन लेवी द एक्सपोर्ट ड्यूटी, दे कैन अनलेवी द एक्सपोर्ट ड्यूटी, दे कैन लेवी द इंपोर्ट ड्यूटी, दे कैन रिड्यूस इट, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो करेक्टिव मेजर्स वो ले सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, नो नीड टू वेट फॉर 1st Feb। the government has a free hand, complete, and they will definitely take care of it। एक बात ध्यान रखना, मैंने इस बजट से ऑब्जर्व किया, जब हम इस बजट में गए थे सबकी बहुत एक्सपेक्टेशन लो थी, और जब एक्सपेक्टेशन लो रही है, इंडिया हैज आउट परफॉर्म। एग्जांपल 1983 वर्ल्ड कप, कोई इंडिया से उम्मीद नहीं थी, हमने वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद T20 का वर्ल्ड कप, जहां हमारे 3 प्लेयर में जो प्लेयर बाहर निकल गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, हम T20 का फर्स्ट वर्ल्ड कप जीते। और लेटेस्ट एग्जांपल कोरोना, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड धराशायी होगा, यूरोप आज तक उभर नहीं पाया है। चाइना तो अभी सिर्फ 1 से 2 साल पहले ओपन हुआ है, हम कितना जल्दी बाहर आ गए उस चीज से। हमारी हर चीजें, एयर ट्रैफिक पकड़ लीजिए, प्रोडक्शन पकड़ लीजिए, आईआईपी पकड़ लीजिए, सर्विस सेक्टर पकड़ लीजिए, सब प्री कोविड लेवल से ऊपर चल रही है। हमारा जीडीपी देख लीजिए, प्री कोविड से ऊपर आ गए। इतना ब्यूटीफुली इसको मैनेज किया है मोदी सरकार ने। तो जब हमको उम्मीद रहेगी, सरकार हमेशा सपोर्ट करेगी। हमको हल्का रहना है।
उड़ान भरने के लिए हल्का होना जरूरी है। वाह। एक्चुअल में सर थोड़ा सा इस चर्चा को बजट के थोड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं फिर से। देखा जाए तो भारत एक तरीके से दुर्भाग्य रहा है भारत का कि जो नेबर्स है, पाकिस्तान है, चाइना है, इनका हर बार बहुत एग्रेशन हुआ रहा है भारत पे। तो डिफेंस के तौर पे जो बजट एलोकेट हुआ है, क्या वो इनफ है? मतलब क्योंकि हम सर किसी एक नेशन से नहीं लड़ रहे, हम 2.5 फ्रंट्स पे वॉर लड़ रहे हैं, एज सेड बाय वेरी वेरी फेमस स्टेटमेंट्स सेड Yes, बाय yes. विपिन रावत, आई थिंक आवर फर्स्ट सीडीएस। करेक्ट। सच में क्या ये बजट एलोकेटेड जो एलोकेट हुआ है वो इनफ है इसमें? अब तो एनिमी और भूल गए, बांग्लादेश। हाँ, Logically- अब तक वो एनिमी नहीं था, हाँ, अब हो रहा है। हाँ। हाँ। देखो एक्चुअली कैसा था, अगर आप 5 साल पहले जाएंगे, उस बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि डिफेंस मेक इन इंडिया। आज तक बेसिकली क्या था, हमारे देश में हम हर चीज डिफेंस के लिए हाँ। इंपोर्ट करते थे। राइट। सरकार ने डोर्स ओपन कर दिए कि यू कम इन्वेस्ट इन इंडिया एंड प्रोड्यूस इन इंडिया। राइट। तब लोगों ने बोला था कि हमारे देश की रक्षा कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तब ये लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे देश के 80 to 90% इक्विपमेंट इंपोर्ट होते थे। जैसे भी आपने कहा कि आईफोन का एग्जांपल दिया कि 40% आईफोन इंडिया से वहां जाते हैं, सेम चीज थी। इसीलिए उस समय एफडीआई ओपन किया कि आप आइए इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। दैट वाज डिफेंस स्टोरी। डिफेंस का हर स्टॉक आज कम से कम 6 से 7 गुना हो चुका है। राइट राइट। फ्रॉम कंट्री स्टेटस ऑफ इंपोर्टिंग इक्विपमेंट्स एंड लाइक मिसाइल्स और हेलीकॉप्टर टू द कंट्री ऑफ एक्सपोर्टिंग नाउ। राइट। हम अग्नि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रह्मोस का की भी तेजस कर रहे हैं। तेजस कर रहे हैं। ये चेंज आया है। अब देखिए, जैसे अगर आपको एक घर बनाना है और जब आपने घर में 2 करोड़ रुपए लगा दिए, तीसरे साल वापस थोड़ी आप 2 करोड़ लगाएंगे। राइट। जो कैपेक्स वहां करना था, जितना कैपेक्स जरूरी था, वो कैपेक्स हो चुका है। जरूरी नहीं अगर हमने इस साल 100 प्लेन किए तो अगले साल वापस हम 100 बाय करेंगे। अब जो हमारे 10 जो खराब हुए, जब पुराने हो गए, हम और 10 ही ऐड करेंगे। Right. जितना बजट चाहिए था वो बहुत सफिशिएंट है। और दूसरी बात, पहले जो चीज हम 5,000 करोड़ में खरीदते थे फॉर एग्जांपल, वो चीज आपको 3,500 करोड़ में मिल रही है। क्योंकि पहले पेमेंट यूएसडी या जो फॉरेन करेंसी थी उसमें होता था। अब वो हमारा पेमेंट कंजम्पशन तो इंडिया में रह जाता है। हम सिर्फ इंडियन कंपनी को ही पेमेंट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि पहले जो लाइक अब बोल देश के सुरक्षा की बात है, हम ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सी चीज बेटर है, उससे सस्ती चीज हमको मिल सकती थी। लेकिन जब इंडिया में जब टेंडर कंसेप्ट है, तो ये सब चीजें जब इंडिया से बाय हो रही है तो टेंडर रूट से बाय होती है। तो जो चीज हम 5 और 6,000 करोड़ में खरीद सकते थे, वो इंडिया में अब सिर्फ 3,500 से 4,000 करोड़ में बन रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इसलिए आपको जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर हमने 55,000 करोड़ खर्चा किया तो हम इस बार भी हमको 65,000 करोड़ खर्चा करना है। राइट राइट। नाउ इट्स लाइक मेंटेनिंग और अपग्रेडेशन। राइट राइट। पहले रास्ता बनाने में खर्चा अलग लगता है और उसे मेंटेन करने में काफी कम लगेगा। बस वैसी बात है, जरूरी नहीं। जैसे अब एजुकेशन की बात बार बार भी सब लोग बोलते हैं, हमारा परसेंटेज जो जीडीपी एजुकेशन का खर्चा बहुत कम है। अगर हम जितने आईआईटीज की सीट आप देखोगे, कितने आईआईटीज, अराउंड 13 to 14 आईआईटीज इंक्रीज हुए पिछले 5 साल में। मेडिकल की सीट्स अराउंड 2.25 लाख मेडिकल सीट्स इंप्रूव बढ़ाई है। और अभी भी 10,000 इस साल बढ़ेगी और नेक्स्ट 5 ईयर में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएगी। ये अपने आप में ग्रोथ है। देखिए, जैसे मैं बोलना चाहूंगी, अगर झाड़ों को ज्यादा पानी देंगे, इसका मतलब झाड़ ज्यादा ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं। जितना पानी उनको चाहिए उतना ही दिया जाएगा। मियरली स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन will not improve the like literacy rate or something. Right. एक्चुअल में सर इसमें ना, मतलब एजुकेशन पॉलिसी पे मेरा एक पर्सनल विजन रहा है। शायद इस पॉडकास्ट पे मैं पहली बार, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि हम जब आईआईटीज बिल्ड करते हैं उसमें जिस लेवल का खर्चा लगाते हैं, एक्चुअल में आईआईटीज इज इन द टॉप हायरार्की ऑफ द एजुकेशन, ऑफ कोर्स। पर जो हमने बेस प्राइमरी एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, क्योंकि प्राइमरी गांव-गांव का बच्चा अगर वो सीखे तब जाके वो पिरामिड कंप्लीट होगा। हमारा फिलहाल ऐसे है कि जिला परिषद की स्कूल है या नगर परिषद की स्कूलें है, वो बंद होने पे है। वहां पर सही से मतलब देखा जाए तो टीचर्स का पेमेंट बहुत है, 70,000 1 लाख, पर वहां पे पूरा स्कूल मिला के 1 या 2 टीचर होते, बच्चे नहीं होते, फैसिलिटी नहीं होती, बिल्कुल, या सही सुपरविजन नहीं है। तो पिलर ऐसा बन के फिर ऐसा हो रहा है। सही बात है। प्राइमरी पे बहुत कम है। Correct. और आईआईटीज पे हम करोड़ों खर्चा कर रहे हैं। हमें एक्चुअली बच्चा आईआईटी तक पहुंचाना भी तो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा पर्सनली मुझे लगता है कि
जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है या मोदी गवर्नमेंट आई है, प्राइमरी एजुकेशन पे जो फोकस होना चाहिए वो पॉलिटिकल लेवल पे एटलीस्ट अरविंद केजरीवाल लेकर आए। करेक्ट, मतलब आई वोंट से कि आई एम अ फैन ऑफ केजरीवाल और आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोदी और व्हाटएवर इट इज, सही बात है, पर प्राइमरी एजुकेशन पे जो फोकस लाया बराबर, वो केजरीवाल ने लाया, स्पेंडिंग मनी ओवर प्राइमरी एजुकेशन रादर देन ऑन द टॉप हायर हायरार्की। एजुकेशन, करेक्ट। तो क्या आप इस बजट में ऐसा कुछ देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पे कुछ फोकस बढ़ा है या कुछ इम्प्रूवमेंट आए हैं? बेसिकली पंकज, अगर आप देखोगे तो ये सब जो जनरली गवर्नमेंट स्कूलें आती है, ये जिला परिषद जो स्कूल आपने वर्ड यूज किया, जिला परिषद स्कूल, नगर परिषद स्कूल, हाँ, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, ओके, नॉट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जिला परिषद इज रन बाय हाँ, स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट का विल पावर है और हर चीज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर नहीं पाएगी। अगर जैसे बाकी चीज, जैसे मिडिल क्लास की प्रॉब्लम वहां तक पहुंची है, इसको सोल्यूशन मिला है, डेफिनेटली इस बात को भी लिखित रूप में हमने सरकार तक पहुंचाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसको भी है, डेफिनेटली इस पे एक्शन होगा और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली एजुकेशन कॉस्ट अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्पेंड हाई हो गई। अभी आप यही देख लो, बजट में इसके ऊपर भी फोकस था। जब आपका बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल का एजुकेशन के लिए 2-3 करोड़ खर्चा लगता है। राइट, आपको याद होगा जब यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ तो वहां से अराउंड 130 बच्चों को वापस लाया। 130 के 130 मेडिकल स्टूडेंट थे, क्योंकि वहां पे मेडिकल की कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर आपके बच्चे का फीस पे करना है तो आपको 10% एडिशनल टीसीएस देना पड़ता था। अगर आपके बच्चे का 50 लाख आपको वहां भेजना है, आपको 55 लाख आपके बैंक से डेबिट होते थे, 5 लाख टीसीएस के रूप में। आप सोचिए कितना हेवी बर्डन था। इस चीज को भी इस बजट में कवर किया है कि अगर आप एजुकेशन लोन लेके आप बच्चों की एजुकेशन फीस फॉरेन में पे करते हो तो आपको टीसीएस नहीं देना है। वही है सर, हम फिर से हायर एजुकेशन पे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पर वहां पे जो पिरामिड स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो इस तरीके, मतलब मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, आवर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं एक लेवल हम बोलते हैं बीएमआर बोलते हैं हम हॉस्टल में, हमारा वर्ड बेसिक में राड़ा। एक्चुअली हमारा बेसिक ही गलत है। हाँ, जैसे आंगनबाड़ी होता है या जो फर्स्ट टू 10th, अभी जैसे बोल दिया है कि 8th स्टैंडर्ड तक कोई एग्जाम नहीं होंगे, बच्चा डायरेक्ट पास हो जाएगा। स्किल कहां से डेवलप होगा? बहुत अजीब सा ट्रेंड देखता हूँ आजकल एजुकेशन पे, मुझे बहुत बात करने की इच्छा होती है, शायद एक पॉडकास्ट बनेगा इस पे। पर मैं देखता हूँ सर, गाँव में, छोटे छोटे गाँव में जो गवर्नमेंट की स्कूलें थी वो बंद होते जा रही है उस पे, और जो अचानक से सर कॉन्वेंट या हम कह सकते हैं मिशनरी स्कूल का ट्रेंड बढ़ा है। मिशनरी स्कूल में सर बिल्कुल छोटे से, मतलब वर्धा Tier 3 या Tier 4 सिटी मान के चलिए, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक छोटा सा गांव आंजी है, वहां पे सर एक मिशनरी स्कूल है और जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी फीस सर 5000, बहुत कम है। कोई भी बड़ा इंसान, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आंजी में इतना बड़ा नहीं डालता है, तो वो फॉरेन फंडिंग से हो रहा है। आप उन स्कूलों में जाइए, बच्चे को बेसिक महाराष्ट्र का जो स्टूडेंट है उसे पसायदान नहीं आएगा, क्योंकि वो मिशनरी स्कूल है, वो तो वो हालेलुया पढ़ाएंगे। तो हम उस मोड में जाके सर बच्चे का वो बेसिक ही काट दे रहे हैं एजुकेशन से, और वहां पे किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। एटलीस्ट बजट के थ्रू भी मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज पे, और जो स्पेंड हो रहा है वो भी राइट वे में नहीं हो रहा है, क्योंकि एक टीचर का सैलरी 1 लाख रुपीज है, जो पढ़ाता ही नहीं वो 10,000 का बंदा रख देता, स्कूल में भेज देता है, भाई तू ही पढ़ा ले। देखो, आप तक अगर इतनी बेसिक चीजें पहुंच रही तो चीजें सरकार तक भी पहुंचना चाहिए, जैसे आपने कहा कि बंदा का भेज देता है और वो पढ़ा देता है। या अगर ऐसा हो रहा है तो एक सही में गलत हो रहा है, और सरकार ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए। सही में प्राइमरी टॉपिक नहीं है इस पॉडकास्ट का, ऐसा भी हो रहा है थोड़ा। नहीं, देखिए फाइनली बजट से लिंक है। हम अभी आप वर्धा में यूथ पार्लियामेंट हुआ था, वहां पे भी ये टॉपिक था, मेरा बेटा भी अपोजिशन में था, उन्होंने भी यही टॉपिक उठाया था जो आप बोल रहे हो कि 87 लाख बच्चे ने गवर्नमेंट स्कूल से नाम निकाल लिया। 87 लाख थ्रू आउट द इंडिया, हाईएस्ट रेटिंग यूपी। एक तरह हम बोलते हैं कि बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन, आरटीई जो बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने का हक होना चाहिए, तो सुविधा देने का काम भी तो सरकार का है। सरकार ने सुविधा प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा आरटीई का बेनिफिट ले सके। राइट, हाँ, जैसे आपने कहा क्रिश्चियन मिशनरी, ये लोग आप देखिए मिशनरी स्कूल में आज क्यों है, दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बेटर है वो, फिर उसमें सर उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत चैनलाइज्ड होता है। सही बात है। फिर उसकी कॉस्ट बहुत कम है, आपको इतना सब मिल कितने में रहा है। अगर नॉर्मल आप कोई प्राइवेट स्कूल में डालोगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल है या पोदार इंटरनेशनल है, तो जो कॉस्ट आपको 50,000 60,000 पड़ रहा था पर ईयर, या 1 लाख तक जा रहा था, वो सर मिशनरी स्कूल में 15,000 में मिल रहा है। सही बात है। तो सरकार भी कर सकती है, सरकार तो फ्री में पढ़ा सकती है। हाँ,
सरकार को देखो, Education- आपने जब आप एक स्कूल को ग्रांटेड कर देते हो, आपको सैलरी तो वहां पे देना ही देना है, राइट। बच्चे हो या ना हो। हाँ इनफैक्ट जब बच्चे आने लग जाएंगे तो देखिए, हम टीचर को ब्लेम करते हैं कि टीचर पढ़ा नहीं रहा, अगर उसके सामने स्टूडेंट ही नहीं हो, किसको पढ़ाएगा? अब ये भी सोचिए, अगर जब But बच्चों का vice इंटेक versa भी बढ़ेगा, ये सब हाँ आप नहीं, है। बच्चों का इंटेक बढ़ेगा, हाँ। नहीं हो सकता है। देखिए, अगर कोई बच्चा एक छोटी सी शिकायत भी कर दे ना, जैसे महाराष्ट्र की लाइन बोलूंगा, एक मुलाने सांगितलं की हा टीचर बरोबर शिकत नाही, हाँ आप उसका रिएक्शन देख लीजिएगा, हाँ 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 आप बिल्कुल उसका ऐसा। रिएक्शन देख लीजिएगा। हम डरते हैं शिकायत करने से, एक्चुअली डर निकलना चाहिए, डर निकलना चाहिए। हम जब भी शिकायत करेंगे, सुनवाई होती है। अभी तो Right. कितने पोर्टल हो गए, मैंने कहा ना, जैसे कंप्लायंस का पोर्टल था, हमने उस पोर्टल पे डाला तो हमको रिजल्ट मिला। Right. उस चीज को स्पीच में हमने खुद ने रिकॉग्नाइज किया। आप स्पीच याद से सुनिएगा, मैडम ने वर्ड यूज किया है जो मैंने कहा, अच्छा। रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। ओके। हाँ, हाँ आप अगर अपनी चीज ऊपर तक पहुंचाएंगे, डेफिनेटली इसको सरकार सुनेगी और एक्शन लेंगी। हमने कहा देखा था, महाकुंभ आप देख रहे हो, मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो इस सरकार से बेहतर मैनेजमेंट कौन करेगा? लातूर में आप जाइए, 3 साल पहले तक पानी को हम तरस रहे थे, जहाँ ट्रेन से पानी पहुंचता था, कहा आपने 2 साल वो सीन देखा? राइट नहीं देखा। सरकार अगर एक बार विल पे ले लेगी तो आपको 2 साल में उसका रिजल्ट मिलेगा। सरकार तक ये बातें अगर सही ढंग से पहुंचती है, अगर आप जैसे आप चाहते हो कि पॉडकास्ट बनाओ, तो मैं चाहूंगा पहले आप इसकी स्टडी कीजिए, इसका एक थीसिस तैयार कीजिए, और डेफिनेटली अब तो हमारे पंकज भाऊ भोयर एजुकेशन मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, आपको तो मुंबई जाने की भी जरूरत नहीं, आप जब उनको दे देंगे डेफिनेटली पेश होगा। राइट। सुमित जी वानखेड़े जो आरवी के एमएलए है, एक मुद्दा उठाया था कि डीआईसी का और एमआईडीसी का ऑफिस हमारा वर्धा का नागपुर डिवीजन में आता था, जो कि चंद्रपुर शिफ्ट कर दिया है। राइट। उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि चंद्रपुर वर्धा वालों को बहुत ऑड हो जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 हफ्ते के अंदर वापस नागपुर शिफ्ट हो गए। हाँ, एक्चुअली हम बोलना भूल गए हैं, हम हमारी बात पहुंचाना भूल गए हैं। करेक्ट। अगर आप सही तरीके से बात पहुंचाओगे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बात सही जगह जानी चाहिए। राइट राइट, वेरी ट्रू सर, अमेजिंग। आपके जो थॉट्स है ना, वो बहुत पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा झुकते हैं, रादर देन ये नहीं है वो नहीं है, क्या है उसे कैसे एक्सप्लोर करें। इसी पॉजिटिविटी के साथ सर मैं जानना चाहता हूँ कुछ क्विक इन्वेस्टमेंट टिप्स फॉर अ वेरी जनरल पर्सन। मैं एक बोलना चाहूंगा, देखिए, आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट। आप कुछ पैसा अपना म्यूचुअल फंड में डालिए, गोल्ड बॉन्ड आते रहते हैं। गोल्ड बॉन्ड की खास बात ये है, गोल्ड बॉन्ड 8 साल के बाद अगर आप रिडीम करेंगे तो कोई टैक्स नहीं है। ओके। हाँ, ऑलवेज प्लान फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपको एक अपना खुद का सपना है, जैसे मैंने आपको बताया आपके बेटे का सपना है कि डॉक्टर बनना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से डॉक्टर नहीं बनेगा ना। राइट राइट। तो हर चीज को प्लान कीजिए, इन्वेस्टमेंट अलग अलग बास्केट में रखिए। जैसे बोलते हैं ना, सागर अलग अलग नदियों के पानी से बनता है, उसी तरह आप कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, कुछ अच्छी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। हम गोल्ड टुकड़ों में 1-1 ग्राम, जैसे आप देखते हैं हर सोनार के स्कीम चलती है कि आप 11-11 महीने पैसे भरो और आपको 12वें महीने के अंदर आपको अगर हम मेकिंग चार्जेस कुछ कम कर देंगे या इंस्टॉलमेंट आपकी हम भरेंगे। हर जगह इन्वेस्टमेंट। आप एक प्लॉट लेना चाहेंगे, आज के जमाने में 36 मंथ की ईएमआई पे प्लॉट मिलता है, कोई आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। बराबर। आप इमीडिएट डाउन पेमेंट कीजिए और 36 महीने के हिसाब में प्लॉट ओन कीजिए, एक रियल एस्टेट में कुछ पैसा डालिए, एक साथ डालने की जरूरत नहीं है। गोल्ड बॉन्ड लीजिए। लोग इंश्योरेंस को, आप जैसे आपने इंश्योरेंस का आपका फोकस था, मैं बोलूंगा इंश्योरेंस हमेशा सिक्योरिटी एंगल है। आपको इंश्योरेंस लेना है, आप मेन क्या कीजिए, आपकी जो ईयरली इनकम है उसका 3 टाइम्स आपका लॉजिकली लाइफ कवर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 लाख कमाते हो, आपकी डेथ हो गई, आपकी फैमिली एकदम हेल्ट अप हो जाती है, उसको एकदम से 15 लाख मिलेंगे। अगर वो 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मैं मान लूं कि उसको 1% भी उसको रिटर्न मिलता है मंथली, तो दे आर रिवाइव्ड। 15,000 उनके हाथ में आना चालू हो जाएगा, प्लस 15 लाख कैपिटल भी अपने हाथ में रहेगी। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट का फंडा ये है, जैसे सेफ्टी के एंगल से टर्म प्लान लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको 1 करोड़ का भी कवर लेना है, हार्डली 12-13 हजार, मतलब 1,000 में आपकी 1 करोड़ की सेफ्टी होगी। जितना आपके ऊपर लोन है, हमेशा उसके मिनिमम 2 टाइम्स लाइफ कवर रखिए, सो दैट आपकी फैमिली पीछे हेल्ड अप ना हो जाए। साथ में गोल्ड भी लीजिए, साथ में थोड़ा सिल्वर भी लेना चाहिए। सिल्वर डायरेक्ट लीजिए, सिल्वर की ज्वेलरी नहीं लेना चाहिए, सिल्वर की यूटेंसिल नहीं लेनी चाहिए। कुछ बॉन्ड लेके रख सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड बहुत सेफ होते हैं। आप पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट में एक से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट में, वहां सेफ्टी भी होती है। देखिए, जितना आप रिस्क लेंगे
उतना आपका रिटर्न ज्यादा हो सकता है, लेकिन Right. आप पूरे पैसे के साथ रिस्क नहीं ले सकते। सपोज आपको इन्वेस्टमेंट 6,000 करनी है। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अभी देखेंगे ट्रम्प आते के साथ उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स 0 कर दिया यूएस में, और आप सडनली देखिए इक्विटी मार्केट डाउन होना चालू हो रहे हैं। इट सिंपली मीन्स जहाँ पे टैक्स नहीं है वहां लोग शिफ्ट होंगे। तो डेफिनेटली बात है, भले ही क्रिप्टो हमारे देश में लीगल नहीं है, लेकिन जब उस पर 30% टैक्स लगा दिया तो इलीगल भी नहीं है। राइट। तो आपको 30% टैक्स भरना है। सपोज आप 1 लाख का क्रिप्टो ले रहे हो, एनी करेंसी, आप बिटकॉइन लीजिए, इथेरियम लीजिए, देयर आर एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से क्लास, उसके अंदर हम शेयर लेते हैं, तो हिंदुस्तान लीवर का है, रिलायंस का है, अदानी का है, तो क्रिप्टो इज अ क्लास। आप कुछ पैसा क्रिप्टो में भी डालिए, बट क्रिप्टो इज बेसिकली, उसके अंडरलाइन कोई एसेट नहीं है, एक गुब्बारा है बड़ा, आज नहीं कल फूटेगा। लेकिन जब यूएस में उस पर टैक्स नहीं है तो गुब्बारा कम से कम 5 साल तो नहीं फूटेगा, कुछ दिन तो चली जाएगी। क्योंकि मैं एक ऑडिट कर रहा था, बिलीव नहीं करोगे, एक अराउंड 70 से 80 साल की बुजुर्ग लेडीज आई, एसबीआई में बैठा था मैं, मतलब माझी एफडी तोड़ायची है मैंने। तो उसको पूछा गया क्यों, तो बोले वो नई कोऑपरेटिव बैंक है, मुझे वहां एफडी बनानी है। तो उसको मैनेजर समझा रहा था, हम सामने बैठे थे, हम एज ऑडिटर वहां गए थे, उसको मैनेजर समझा रहा था कि बोले ये कोऑपरेटिव बैंक डूब जाती है। तो 80 इयर्स की बुजुर्ग लेडी का जवाब था, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक पहले 5 साल में नहीं डूबती। वेरी ट्रू। आप मुझे यहाँ 6, 6.5 दे रहे, बोले मुझे वहां पे 13 मिल रहा है, बोले हाँ, मैं 3 साल बाद किसी और में शिफ्ट कर दूंगी। आप सोचिए 80 इयर्स की लेडी का फंडा, मतलब मैं खुद बैठा था, मैं सोच के शॉक हो गया कि मैं भी सोच नहीं पाया बात। कोई भी कोऑपरेटिव बैंक पहले 2-3 साल रिटर्न देगी, उसके बाद डूबेगी। तो बोलती है मैं बाद में और नई वाली बैंक में शिफ्ट तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। राइट। कैसा है, जब तक आप खुद बड़ा नहीं सोचेंगे ना, आपका क्लास भी बड़ा नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे, आप एक डॉक्टर है, आप सोचेंगे कि मुझे सिर्फ ओपीडी करना है, तो आपको पर पेशेंट 100 रुपए मिलना है। आप जब सर्जन बनेंगे तो पर ऑपरेशन आपको 2 लाख मिलेगा। राइट। जितनी ऊंचा मतलब प्रॉब्लम, उतना ऊंचा रेम्यूनरेशन। राइट। तो हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। टू समराइज, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, डायरेक्ट सिल्वर, कुछ थोड़ा मोटा रियल एस्टेट और कुछ मेडिकल या सॉरी इंश्योरेंस, साथ में थोड़ा क्रिप्टो भी चालू कर सकते हैं, थोड़ा सा करना ही चाहिए। हाँ, चटनी की तरह। मैं अपना आप सोच लीजिए अपनी मंथली इनकम का जस्ट 2%, आई वुड से। अगर आप 1 लाख कमाते हैं, मात्र 2,500 की तरह, ये सोच के कि अगर डूब गए तो डूब गए, और मल्टीप्लाई अगर तो हो सकता है 4 गुना हो जाए। ओके। किसने सोचा था डीमार्ट का शेयर इतना? आप देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, मारिको, एक कंजम्पशन जो निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स है, ये 1.5 साल से सोया हुआ है। सडनली टैक्स की छूट आई। पहला स्टेटमेंट आया कि 12 लाख के इनकम तक टैक्स माफ। डीमार्ट का शेयर 10% अपर सर्किट, जोमेटो 9%। जहां कंजम्पशन होगा सबको ऐसा लगा कि बस अब सब जाके डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग ही करने वाले हैं, दूसरा कुछ करेंगे ही नहीं। तो कब कौन सी चीज पलट जाए, कब किसके दिन आ जाए। सिल्वर को कोई पहले इतना पूछता नहीं था। आप देखिए पिछले 5-7 साल में सिल्वर का रेट कहां से कहां गया है। लोगों को गोल्ड का एप्रिसिएशन दिखता है, सिल्वर का एप्रिसिएशन ज्यादा है गोल्ड से। अच्छा। सिल्वर भी 92,000 केजी चल रहा है, सून इट विल बी 1 लाख केजी। 5 साल पहले जब लोग बोलते थे कि चांदी 1 लाख रुपए किलो हो जाएगी, लोग हंसते थे। वो दिन आ रहे हैं अभी। राइट। होता ही है। तो इसलिए मैंने कहा आपको बास्केट, जैसे हम एक फ्रूट खाएंगे पूरे विटामिन नहीं मिलेंगे, हम फ्रूट सलाद खाएंगे तो सारे विटामिन मिलेंगे। उसी तरह अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड बॉन्ड याद से लीजिए। 8 साल बाद उस पर टैक्स ही नहीं है, कंप्लीट टैक्स फ्री है। रियल एस्टेट भी जरूरी है, और क्रिप्टो चालू कीजिए। हम लोग एडवाइस कर रहे हैं क्रिप्टो करना चाहिए। मतलब बहुत डिफरेंशिएटेड एडवाइस। अभी देखिए यूलिप का भी देखिए, आज तक यूलिप को कैपिटल एसेट, मैंने आपको अपने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया था कैपिटल एसेट क्या चीज है। यूलिप में अभी तक ऐसा था कि आपका जो डिफरेंस है, जैसे आपने 2 लाख पर एनम का पॉलिसी लिया, 5 साल इन्वेस्ट किया, आपने 10 लाख इन्वेस्ट हो गए, अब आपको पॉलिसी के 15 लाख मिले, तो 5 लाख जो था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल के टैक्सेबल होता था। इस बार से उसको कैपिटल एसेट का दर्जा दे दिया। ओके। अभी जो 5 लाख है, इस पे सिर्फ 12.5% टैक्स आएगा। आप किसी भी स्लैब में रहो, सपोज आपकी इनकम 40 लाख है तो यू आर अंडर 30% स्लैब, लेकिन इस पे 12.5% ही टैक्स लगेगा, हायर रेट ऑफ टैक्स नहीं आएगा। राइट। तो अपने आप को प्लान करना बहुत जरूरी है। तो सर ओवरऑल चर्चा से ऐसा ध्यान में आता है कि ये एक बजट देखा जाए तो मिडिल क्लास और देश के इकोनॉमी के लिए रिवॉल्यूशनरी रहा। बिल्कुल। जब बजट चल रहा था, सैटरडे को शेयर मार्केट खुला, अच्छा खासा सर्ज था,
और फिर सर मंडे को जब ओपन हुआ तो दैट वाज अ ब्लड बाथ। यस। तो आपका क्या एनालिसिस है इस पे? देखिए अब तो आदत सी हो गई ब्लड बात की। पहले हम ब्लैक फ्राइडे यूज करते थे, हाँ। ब्लैक मंडे यूज करते थे, हाँ। मंगल को मंगल हो गया बोलते थे। हाँ। सब दिन सरीखे लगने लग गए। बेसिकली ये हो रहा है टैरिफ वॉर के कारण। आज का जो फॉल था टैरिफ वॉर के कारण। बजट से रिलेटेड सेंटीमेंट नहीं है। बिल्कुल ही, अगर ये टैरिफ वॉर अनाउंस नहीं हुए रहते आज का स्टोरी एकदम डिफरेंट होता था। ओके। इस स्टोरी में जो स्टॉक बिना किसी रीजन से टूट रहे हैं डेफिनेटली उसको कैच कीजिएगा। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रमोटर अच्छे हैं, उन शेयर को डेफिनेटली टैप करना चाहिए। बिना रीजन के जब भी तोड़ा जाता है शेयर वो सबसे पहले वही बाउंस बैक करता है। जितने मार्केट जब भी फॉल होता है जो शेयर आइदर ग्रीन में रहे या जो कम टूटे दोस आर अराउंड जेम्स। ओके। बिल्कुल, क्योंकि उसमें सेलिंग प्रेशर नहीं होता है। राइट। और एक बात आपको बता दूं, शेयर मार्केट के रिएक्शन से सरकार कभी नहीं एक्शन लेगी। ऐसा होता था जब LTCG लगाया, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे लगाया। पहले हमारे देश में शेयर्स को अगर आप 1 साल बाद बेच रहे हो तो टैक्स नहीं लगता था। 10% लगाया, आप बिलीव नहीं करोगे टैक्स का रेवेन्यू मात्र 16,000 करोड़। और मार्केट का जो ऊपर का मार्केट कैप था मार्केट का 4.5 लाख करोड़ से टूट गया। 16,000 करोड़ के पीछे हमने हमारा मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ से गंवा दिया था बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट। ये ऐसा हो गया था कि जब ये टैक्स हो गया तो और भी कुछ टैक्स हो सकता है। कोई भी चीज डिस्काउंट ऐसे होती है, फैक्टर ऐसे होता है कि आज ये हुआ है, ट्रम्प ने, अमेरिका ने इंडिया पे कोई टैरिफ नहीं लगाया। हाँ, वो तो कनाडा पे लगाया। हाँ, चाइना पे भी लगाया। हाँ। लेकिन इंडिया पे भी लग सकता है। व्हाई इंडिया विल बी एक्सक्लूजन? हाँ। बस ये उम्मीद। अब अगर कल स्टेटमेंट आएगा कि आगे हम इंडिया पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, यू विल सी द टर्न अराउंड। ओके। बट ये हो गया कि ट्रम्प सरकार जो है वो मतलब अनिश्चितता रहेगी। आज एक स्टेटमेंट, कल एक स्टेटमेंट, परसों एक स्टेटमेंट। ओके। हाँ, इसलिए मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्टे इन्वेस्टेड। मैंने आपको आयशर कंपनी का एग्जांपल दिया। हाँ। आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे। देखिए आपको शेयर मार्केट में कभी कोई ये नहीं बोलता है कि इस इन्वेस्टर की इतनी ईयरली इनकम है। हाँ, हमेशा वर्ड आता है इतनी नेटवर्थ है। शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट आर ऑलवेज फॉर क्रिएशन ऑफ नेटवर्थ। राइट। दे आर नॉट इनकम सोर्स। राइट। यू मस्ट क्रिएट योर वेल्थ। ओके। आपको कभी ये नहीं आएगा कि दमानी सर की इनकम इतनी है, हाँ, मुकेश अंबानी की इतनी इनकम है। राइट। हमेशा वर्ड आता है इतने लाख करोड़ इनकी नेटवर्थ है। हर एक का वर्ड है आज इतनी रुपए से नेटवर्क गिर गई, आज इतने रुपए से नेटवर्क बढ़ गई। इनकी इनकम कभी पब्लिश नहीं होती, इनकी नेटवर्क पब्लिश होती है क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। इसीलिए दिस वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। मतलब बहुत सारा हमने कॉम्प्लेक्स टर्म्स को सिंप्लीफाई किया और ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स को टच करते हुए थोड़ा छू के निकले हैं हम इसके ऊपर से। ये एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा सर। और अगली बार मैं आपके साथ ना सिर्फ इन्वेस्टिंग पे बात करना चाहता हूँ बिकॉज दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एक नॉर्मल इंसान उस खुद के लाइफ को कैसे संवारे, कैसे सुधारे, इस पे से जरूर बात करना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू पंकज। थैंक यू।